कर ली नहीं हैं नहीं सारे। नहीं आई हैड तो इट आपने अभी तो since the time I'm in Delhi my hair loss has been so much और बाल भी पतले हो गए हैं. I can't blame. When you live in Delhi you have to deal with this. So सर एक ये अभी, एक ये दूसरा ये शादी करा लो, उसके बाद देखेंगे। शादी का जो मेन चीज है लड़की पसंद करना और उनकी रजामंदी करना वो तो हो चुका है. तो अब हाँ तो नहीं, वो एक तो हो चुका है। फॉर्मेलिटी है. हाँ तो नहीं, अभी वो मेरे को शादी इतनी तो टेंशन नहीं है. नहीं सर, शादी तो हो जाए, शादी के बाद जब फैमिली बन जाती तब आपके, मैं बालों की बात कर रहा हूँ कि बाल का, कपड़ों का, दाढ़ी बनाने का, मतलब ऑल दो थिंग्स, कितना टाइम मिला करेगा आपको, वो दैट इज समथिंग टू बी सीन। तो अभी आप तक तो अपने यू कैन लुक एक्सपीरियंस से आफ्टर बोल रहे योर, अभी तो यू कैन लुक आफ्टर योरसेल्फ वेरी वेल, एंड वी हैं. विश दैट यू आर एबल टू मेंटेन इट थ्रू आउट। हाँ. तो आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं अभी. ये मेरा नहीं, बाकी पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस ऐसा ही रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल थिंग, इट इज गोइंग टू हैपन विद मोस्ट ऑफ देम, एटलीस्ट 99% विल बी देयर, एक आध परसेंट जो है जो। ये तो सर मेल ओपिनियन हो गया ना. फीमेल ओपिनियन भी पूछना चाहिए ना. हाँ सुमन जी तो बताएंगे. हाँ, तो फीमेल के लिए तो मैं ख्याल, आई थिंक रितु इज द राइट पर्सन टू आंसर इट। रितु, आर यू ऑनलाइन? Ritu is not online. Ritu नॉट is in ऑनलाइन। another meeting. So simultaneously, a lot of meetings are happening. हाँ So she हाँ is in one other meeting. हाँ, नहीं तो So नॉर्मली शी इज ऑल द टाइम अवेलेबल देयर। yeah, she is the one who is our producer, director, हाँ इज everything एवरीथिंग। on Mo TV. So so हाँ she helps coordinating all these things. हाँ, ये सब कुछ करके शाम को फिर बिल्कुल रिलैक्स होके अपना इवनिंग शो करती हैं वो, तो अच्छी Yeah, yeah. कंपेरर, एज अ गुड कंपेरर। हाँ I like her. I like her show. हाँ, अच्छा नॉट है. ओनली यू सर, एवरीबडी स्क्रीन पे जो आता है तो कई तो यही कहते हैं कि हम तो आपको देखने के लिए ही बैठे हुए एडेड एडवांटेज है हमारे पास नहीं है वो. अदर डे यू नो, कोई बात चल रही थी तो अपनी सिस्टर की उसकी बैठी हुई थी वहां पर, अच्छा. और फिर आदों का ध्यान सिस्टर पे भी चला कि ये सिस्टर तो बहुत ही खूबसूरत है। तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने फिर बोला कि मेरी माँ भी बहुत सुंदर होती थी। ऑब्वियसली जेनेटिक्स तो वो अच्छे तो हैं. सुंदरता के ऊपर ही अपना लेक्चर शुरू हो गया था। वेरी गुड. एनीवे, ग्रेट. दैट वाज तो वेरी इंटरेस्टिंग। यस. मतलब शी मेक्स इट वेरी लाइवली आल्सो, दैट इज Yes, आल्सो yes. रिक्वायर्ड। She has a very wonderful हाँ personality. हाँ। She's very तो very happy soul. That's what we say. So good morning Tej ji, ma'am. सर कैसे गुड हैं मॉर्निंग आप? सर, बहुत नमस्कार अच्छे, मैम. थैंक यू सर। स्वर्ण. गुड मॉर्निंग स्वर्णा जी. सुमन जी भी. सुमन जी आज पहले ही आ गई थी. मॉर्निंग मैम. So let's start with आज की discussion. Today's topic, as you must have got the memo, is about bone health. So one of the very again uh, widely asked ज़्यादातर questions लोगों के रहते हैं indirectly or directly towards bone health, be it joint pains, be it other body pains that are somewhat related to the bone health. So bone health is very important, especially at after certain age, especially after 50 years old, especially in women, especially after menopause. And if we talk about women, these issues are more prevalent after 45, 50 years age. The reason is because of menopause. After menopause, the estrogen production जो फीमेल में होती है, the estrogen hormone, फेमिनाइन हार्मोन जो होता है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है. दैट इज द ओवरऑल रूट कॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज इन वुमेन आफ्टर मेनोपॉज. सो बोन हेल्थ थोड़ा उनका कमजोर हो जाता है बिकॉज एस्ट्रोजन इज नॉट देयर. इट सर्व्स सर्टेन फंक्शंस to keep bone healthy and strong.
sometimes they also develop thoda mental issues, stress and feeling of being low and depression. That can also happen after menopause. So many a times woman comes with certain problems. So one day we'll talk about this postmenopausal syndromes and how to tackle it for women. So the concerning point today for our today's discussion is bone health. ये women में ज़्यादा होता है, men में after 60 it is more prevalent, the senile bone decay. लेकिन फीमेल में आफ्टर 48-50 इट स्टार्ट्स हैपनिंग. तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज होते हैं, किस तरह से वो मैनिफेस्ट होते हैं और क्या हम कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में टू काउंटर इट और टू प्रिवेंट इट. So that would be the topic of discussion today, bones and bone related issues. So like always, whenever we discuss a topic, we should know the normal anatomy, normal physiology. We don't know the medical process or medical details of it, but जितना हमें जरूरत है उतनी normal physiology, anatomy हमें पता होनी चाहिए अपनी body की. So if you talk about bones, when we baby born, तो उसके शरीर में there are a lot of bones, more than the bones that we have in an adult person. There are around 275 bones in a baby. जब बच्चा पैदा होता है तो उनमें 275 के करीब बोन्स होते हैं. कुछ लोग 306 के करीब भी बोलते हैं, जो कि ओवर द टाइम ऑसिफिकेशन होने से, बोन ज्वाइनिंग होने से कम होती जाती हैं. एंड अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 206 बोन्स. So this is what we read in early childhood in schools कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं. That is a correct fact. And हड्डियां एक ऐसी चीज नहीं है जो हम फील नहीं कर सकते. Like हम अपने बॉडी में कहाँ लिवर कहाँ है, we know where is liver, but we can't feel it, right? We can't feel the organ. We know where are kidneys, but we can't feel the kidneys, right? So similarly, we know where is heart, we can't feel it, but we can palpate it. हाथ लगाएंगे तो पता चल जाएगा it's working. But bones are one such organ in the body that we can feel in all the movements. You tap it hard, you will feel the hardness of the surface. That is because of the bone. So bone is prevalent throughout the body. पूरे सर से लेके पैर तक bones है. 206 हड्डियां. And it is divided into various types और उनके function अलग अलग. Only when we know the function of bones, then only we can find out the problems that can happen due to those issues. So 206 हड्डियां, as we discussed, we have in adult human body. और हड्डियां जो हैं अलग अलग टाइप की हैं, अलग अलग प्रकार की हैं और उनके फंक्शन जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. If I don't get into much medicine, I'll just tell you an overview in 5 minutes that what are bones made of. हड्डियां बनती किस चीज से हैं? So there are different types of cells in the bones. We call it bone cells. जिनका जो अगर नाम, साइंटिफिक नाम अगर लूँ तो उनको osteoblasts, osteocytes, osteoclasts. You don't need to remember, but these are the cells of the bones. These are bone cells. Osteoblasts, osteocytes, osteoclasts. इनका फंक्शन अलग अलग होता है. कुछ ऑस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स का फंक्शन, ऑस्टियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, चीज को बनाना, पैदा करना. तो ऑस्टियोजेनेसिस मतलब बोन्स को बनाने में काम आती हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है जो बोन को डिसइंटीग्रेट करते हैं, जो तोड़ते हैं. तो प्रोसेस है बोन्स बनना शरीर में, और बोन्स का टूटना जो है एक नॉर्मल प्रोसेस होता है शरीर के अंदर. थ्रू आउट द लाइफ इट कीप्स हैपनिंग. सो इन ए ह्यूमन बीइंग 7 से 10 साल में आपकी हड्डियां रिप्लेस हो जाती हैं. हड्डियां आपके उठती रहती हैं और नई हड्डियां उसकी जगह, नए सेल्स उसकी जगह आते रहते हैं. तो 7 से 10 साल में पूरा आपका स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल जो बोनी स्ट्रक्चर है चेंज हो जाता है, नया हो जाता है. धीरे धीरे स्लो होता जाता है जैसे जैसे हमारी एजिंग होती जाती है.
So after 40, 50, so it takes more time. It might take 15 to 20 years. तो regeneration slows, लेकिन disintegration keep happening. तो 7 से 10 साल में अगर नॉर्मल अडल्ट हैं, आप यंग हैं, तो आपका रीजनरेशन एंड डिसइंटीग्रेशन कीप्स ऑन हैपनिंग एट ए साइमल्टेनियस रेट. तो जितना बनता है, जितना टूटता है, उतना बनता जाता है. तो यू डोंट फील द डिफरेंस, आपको पता नहीं चलता, आपकी बोन हमेशा हेल्दी रहती है. बट विद एजिंग एंड विद सर्टन पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, ये प्रोसेस रीजनरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है और टूटने का प्रोसेस तेज अपनी पेस पकड़ के रखता है. तो दैट इज वाई आफ्टर सर्टन एज आपकी जो बोन हेल्थ है, बोन डेंसिटी है, वो कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है. दूसरा क्या इम्पोर्टेंट कंटेंट है बोन्स का, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. उसमें कोलेजन नाम का एक फाइबर होता है शरीर के अंदर, और इनऑर्गेनिक मटेरियल रहता है हमारे बोन में. तो दो चीजें बोन सेल्स के अलावा और दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कोलेजन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. विल डिस्कस व्हाट आर दीज. तो कोलेजन तो पूरे शरीर में रहता है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मेन काम है टू एक्ट एज ए ग्लू. जैसे हमारे पास बाहर से हम ग्लू यूज करते हैं दो चीजों को पकड़ के रखने के लिए, ऐसे ही शरीर में कोलेजन होता है जो चीजों को पकड़ के रखता है, जो चीजों को अंदर कवर करके रखता है. तो कोलेजन इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बोन की फॉर्मेशन का, बोन के स्ट्रक्चर का. इसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? मिनरल्स, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है. वो ये सारी चीजें मिलके हमारे बोन्स को बनाती हैं. अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि जो अभी हमने चीजों के नाम लिए, कोलेजन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स और बोन सेल्स, अगर हम एक बोन को लें और उसकी परसेंटेज देखें, तो 60% जो बोन होती है वो इनऑर्गेनिक मिनरल से बनती है. जो 100 में से जो 60% है बोन का, वो इनऑर्गेनिक मिनरल से बनता है. जो जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, सिट्रेट. तो ये सारी चीजें मिलके हमारी बोन का 60% स्ट्रक्चर बनाती हैं. और जिनमें सबसे ज्यादा, इनमें से भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या चीजों का जरूरत है? कैल्शियम और फास्फोरस. तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो मेन इनऑर्गेनिक मिनरल है जो बोन बनाता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं. तो 60% ऑफ bone structure is composed of inorganic minerals, calcium, phosphorus. बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट है, तो इससे पहले अगर मैं डिस्कस करूं, अमंग दिस 60%, 25% परसेंटेज जो है वो कैल्शियम का है, अकेले कैल्शियम. और बाकी जो परसेंटेज है बाकी चीजें मिलके बनाते हैं. तो यू सी कैल्शियम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो बोन के स्ट्रक्चर में. तो आपका जो कैल्शियम लेवल्स है, विल डिस्कस इन डिटेल गोइंग फॉरवर्ड. बट हियर ओनली व्हेन यू टॉक अबाउट द बोन स्ट्रक्चर overall, so you see calcium plays a very important role along with other minerals, phosphorus, magnesium, sodium citrate, etc. So calcium itself is very important for your bone health. Calcium plays a lot of other function in the body also. जो सेल के अंदर सारे जो प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो उनमें कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट अदर देन दैट it plays an important role in the bone formation, bone structure. And also कैल्शियम इतनी ज्यादा मात्रा में बोन में रह रहा है, तो इट मीन्स बोन आल्सो प्लेज ए रिजर्वायर फॉर कैल्शियम स्टोरेज. तो हमारी जो बोन्स हैं, इट एक्ट्स एज ए रिजर्वायर. यहाँ पे सारा स्टोरेज जो कैल्शियम का है यहाँ पे हो रहा है. और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हमारा शरीर बोन से उधार ले लेता है कि हमें कैल्शियम दे दो, ताकि जो दूसरे फंक्शन है कैल्शियम के, वो अच्छे से हो सके. तो ये साइकिल चलता रहता है. जब हमारे शरीर में ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बोन से ले लेंगे, और जब हम कैल्शियम का इंटेक करेंगे तो वो कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम जाके बोन में वापस से डिपॉजिट हो जाएगा. तो दैट साइकिल इज कीप्स ऑन हैव ए बैलेंस इन इट. सो बोन बेसिकली एक्ट्स एज ए कैल्शियम रिजर्वायर. बाकी चीजें क्या है? सॉरी, ये इस पे आ जाते हैं वापस, इनऑर्गेनिक मिनरल्स पे. इनका काम क्या है? तो बेसिकली ये सारे मिनरल्स जब जुड़ के बोन बनाते हैं, तो दिस गिव्स द हार्डनेस टू द बोन. दिस
this is responsible for rigidity, compressive strength of the bone. So अगर आप compare करें तो your bone is as hard as iron or steel, granite. So it is as hard as these metal. तो ये हार्डनेस कैसे आती है? इनऑर्गेनिक मिनरल्स की वजह से. तो अगर मेरी बोन हार्ड है तो इट मीन्स इट हैज इनफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड ऑल. तो ये बोन की हार्डनेस को बढ़ाने में काम करते हैं ये सारी चीजें. अगर बोन हार्ड नहीं होगी तो आसानी से टूट जाएगी. तो अगर मैं बोन को, नॉर्मल हेल्दी बोन को बाहर निकालूं एंड देन वी ट्राई टू ब्रेक इट, इट इज वेरी हार्ड टू ब्रेक इट. इट डजंट ब्रेक इजीली. इट्स एज हार्ड एज एनी अदर हार्ड मेटल, आयरन और स्टील. बट अगर एंड दिस हार्डनेस कम्स विद फ्रॉम दीज इनऑर्गेनिक मिनरल्स. और अगर ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स कम हो जाएंगे मेरे शरीर में तो दिस बोन बिकम्स ब्रिटल, दिस बोन बिकम्स स्पॉन्जी. तो जिनके अंदर स्पॉन्जी बोन्स होंगी वो आसानी से टूट जाएंगी. जैसे ही उन पे प्रेशर लगेगा या कोई वो हार्ड फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो देयर इज अ टेंडेंसी दैट दिस बोन कैन ब्रेक. बिकॉज ऑल द प्रेशर, जितना भी प्रेशर आता है, जितना भी कंप्रेशन होता है हमारे शरीर पे, इट कम्स ऑन द स्केलेटल बोन्स, राइट. तो बोन्स जो है वो सारा प्रेशर शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है. तो जैसे मोटरसाइकिल में शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, शॉकर्स होते हैं, वैसे ही हमारी बोन भी शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है. तो स्ट्रांग होगी तो ठीक है, अगर ब्रिटल होगी तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो टूट जाएगी. So this is what happens in further that we'll discuss further on in bony pathology. So this is the main function of these inorganic substances. बाकी जो 25% है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं बोन्स को. जैसे कोलेजन हमने बात करी, कोलेजन फाइबर्स, और दूसरे ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ये सारी चीजें उनको बनाती हैं. तो अगर हम शरीर में स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो हमारे शरीर में दो तरह के स्केलेटल बोन्स हैं. एक बोन जो ऐसी हैं जो प्रोटेक्टिव कास्ट का काम करती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है. जैसे उनको उनको जो ऐसी बोन्स को एक्सियल बोन्स बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं. एक्सियल स्केलेटल मतलब जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं. जैसे हमारा स्कल है, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन है, दूसरे स्पाइन वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है. तो ये जो बोन्स हैं, ये जो स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है? इन चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना. ब्रेन इज अ वेरी स्पॉन्जी ऑर्गन, है ना, बहुत स्पॉन्जी सा होता है. कि इफ यू हैव सीन पिक्चर्स ऑफ द ब्रेन, एक्चुअल ब्रेन, आप देखोगे बहुत स्पॉन्जी सा होता है, स्पंज जैसा होता है. तो अगर वो ऐसे रहेगा लटकता हवा में तो इट कैन इजिली ब्रेक, इट कैन इजिली डिस्ट्रॉय. लेकिन जो हमारा स्कल है, स्कल एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कास्ट फॉर द ब्रेन. तो इसके अंदर जो ब्रेन है वो आराम से बिना किसी डैमेज के रह सकता है. इसी तरह हमारा जो ट्रंक है, जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट ये जो किससे बना है? रिब केज से. रिब केज रिब केज से बना है. तो हमारे पास कितनी सारी रिब्स है? 12 रिब्स है. तो इसके अंदर आप देखेंगे कितने सारे ऑर्गन प्रोटेक्टेड है. इसके अंदर लंग्स है, इसके अंदर आपका हार्ट है, इसके अंदर आपका जो जीआई ट्रैक जा रही है वो भी इसके अंदर से जा रही है. तो ये इसका काम क्या है? इंटरनल ऑर्गन को बचा के रखना, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखना. दूसरी तरह की बोन्स क्या होती हैं? जो हमारे बाहर वाली बोन्स हैं, जैसे अपर लिम्स हैं और लोअर लिम्स है, जिसमें शोल्डर भी आ जाता है. इनका काम क्या करना है? इनका काम हमारा डे टू डे एक्टिविटी में हेल्प करना है, मोबिलिटी में हेल्प करना है, राइट. और मसल्स को, जो मसल हमारे जो साथ में इनके बोन्स के साथ ज्वाइन रहते हैं, उनको एक बेसिक प्लेटफॉर्म देना है ताकि मसल गिर ना जाए, मसल अलग ना हो जाए शरीर से. तो जो जितने भी सारे मसल्स हैं हमारे शरीर में, ये सारे बोन के साथ कनेक्टेड है थ्रू वेरियस कनेक्शंस, लिगामेंट्स. तो ये उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं. तो मसल के लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म देता है ताकि मसल जो है वो आपके शरीर के साथ कनेक्ट होकर रह सके.
तो 2 तरह के स्केलेटन। सो ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके बोन्स के बारे में, ताकि आपको पता चले कि बोन्स शरीर में है क्या और करती क्या। तो अभी हम बात करेंगे बोन्स के और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या काम करते हैं बोन। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि बोन एक तरह की बोन्स ऐसी हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, जैसे बोन्स हो गए, जैसे ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, केस के अंदर एक कांच बना के रखते हैं। दूसरा काम क्या हो गया बोन्स का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपके शरीर में ब्लड है। कितने लोगों को पता है कि जो ब्लड हमारे शरीर में बनता है वो एक्चुअली बोन्स से बनता है। बोन्स के अंदर एक मैरो होता है, बोन मैरो, सबने नाम सुना होगा। जो बोन मैरो है वहां से हमारा ब्लड बनता है। ब्लड के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे उसमें से निकलते हैं, जैसे आरबीसी हो गया, जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ये सारी चीजें जो है बोन मैरो से बनती हैं। और जो बोन मैरो होता है ये लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है। जो हमारी लॉन्ग बोन्स है, जैसे हमारी फीमर है, हिप बोन, हिप जॉइंट के नीचे वाली जो बोन है, थाई वाली जो बोन है वो लंबी बोन है, ये फीमर इसको बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारा मैरो होता है, यहाँ से मैरो बनता है। वर्टिब्रस जो हमारा हिप जॉइंट है उसके जो बड़ी बोन्स है उसमें से बनता है। हमारे ये जो हाथ की लंबी बोन्स है इसमें मैरो होता है। तो इसमें से ब्लड के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो ये सारे हमारे बोन के अंदर रहते हैं और बोन से बनते हैं। एक sorry. और एक क्या तीसरा क्या फंक्शन है? जो रिजर्वायर जो हमने अभी पढ़ा, जो कैल्शियम का और दूसरे मिनरल्स का, इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैल्शियम का शरीर में जो बैलेंस है, जो साइकिल है, दैट बोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। ये स्टोर कर लेता है कैल्शियम, जितना एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है हमारे शरीर में स्टोर कर लेता है। और जब हमें जरूरत होती है कैल्शियम की, अगर हमें बाहर से ना मिल रहा हो, तो हम ये कैल्शियम यहाँ बोन से ले सकते हैं, बोन से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम बाहर से कैल्शियम का जितना रिकमेंडेड हमें जरूरत है वो ना लें, तो क्या होगा कि बोन में जितना स्टोर्ड कैल्शियम है हम उसको यूटिलाइज करते रहेंगे, हम उसको यूज करते रहेंगे, एंड ओवर द टाइम आप उसको वापस नहीं करोगे। जो कैल्शियम आपने बोन से लिया है आप उसको वापस नहीं कर रहे, क्योंकि आप इनटेक ही नहीं है कैल्शियम की। हाँ? तो वो बोन जो है, वो जो हमने पढ़ा कि बोन के ओवरऑल स्ट्रक्चर में 25% जो रोल है वो कैल्शियम का है, तो 25% कम होता जाएगा, और जो बोन की स्टेबिलिटी है, हार्डनेस है, वो कम होती जाएगी। तो ये फंक्शन है बोन का, और इसको हमें मेंटेन करके रखना है। अब बात करते हैं बोन डिसऑर्डर्स की। क्या क्या बोन डिसऑर्डर हो सकते हैं? तो बोन डिसऑर्डर मल्टीपल डिफरेंट तरह के हैं। कई लोगों में, कई लोग इसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी देते हैं। जो सबसे प्रेवलेंट बोन डिसऑर्डर है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है हड्डियों का ब्रिटल हो जाना, हड्डियों का डेंसिटी कम हो जाना, बोन डेंसिटी कम हो जाना। तो उसको हम बोलते हैं, जो इनिशियल स्टेज पे हो उसको ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजी। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का बिल्कुल खुरदरा हो जाना। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। you can see how the normal bone looks and how a osteoporotic bone looks like. Just a second. So if you can see the picture, on the left side you have a healthy bone. You see अंदर इसके एक mesh work की तरह नेटवर्क है, mesh जैसा नेटवर्क है, जाल जैसा नेटवर्क। तो ये उसकी जो साइड वॉल्स यू सी, दोज आर वेरी हार्ड स्ट्रॉन्ग साइड वॉल्स, हेल्दी बोन में। And if you compare it to the osteoporotic bone, you see there are a lot of holes in it. जो आपका mesh work है, there are a lot of holes in it. That means the material, जो सीमेंट था हमारे नींव में, वो सीमेंट अब कम हो गया, वो जो रॉ मटेरियल था वो कम हो गया। इसकी वजह से उसमें काफी पोर्स, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब पोरस
हो जाना बोन का, पोर्स हो जाना, उसमें छेद हो जाना. तो ये दिस इज हाउ ए ऑस्टियोपोरोटिक बोन looks. Now if you imagine, if you have such bones, that the one that is on the right hand side, if some pressure gets exerted on the bone due to whatever reason, you think that you eat healthy food, you are in a good healthy state, and you go to gym and you put on a lot of weight, you try to lift a lot of weight, but your bones actually are not as healthy as it used to be. So जो bone pressure पड़ेगा आपकी, जो weight का pressure पड़ेगा आपकी bone पे, that can easily break your bones. जो बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी कोई ट्रॉमा के अगर आपकी बोन टूट जाए, तो इसका मतलब है कि बोन जो है वो उसकी डेंसिटी कम हो गई है, बोन की हेल्थ कमजोर हो गई है, इसलिए बोन अपने आप टूटना शुरू हो. तो आपने अपना नॉर्मल वेट उठाया, जैसे ही वो वेट बोन पे गिरा तो बोन में फ्रैक्चर होना शुरू हो. सो दैट मीन्स योर बोन हैज बिकम ऑस्टियोपोरोटिक, उसमें पोरस स्पॉन्जी हो गई. Similarly, there can be issue in the joint area. Joints क्या है? जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं, जहाँ पे दो अलग अलग बोन्स आपस में मिलती हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट. और वो जॉइंट जो है एक कैप्सूल के अंदर रहता है. उस जॉइंट के ऊपर एक कैप्सूल बना रहता है, जिसके अंदर कार्टिलेज होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, मतलब ग्रीस जैसी चीज रहती है, ताकि जो दो बोन्स आपस में जब काम करें तो आपस में ना टकराएं और उनमें फ्रिक्शन ना हो, वो स्मूथली फंक्शन करती रहे. जैसे कोई भी ज्वाइंट होता है आपका, मैकेनिकल ज्वाइंट होता है, किसी भी मशीन में ज्वाइंट होता है, तो आप उसमें तेल डालते रहते हैं, आप उसमें फ्लूइड डालते रहते हैं, ताकि उसमें फ्रिक्शन ना हो और वो जब भी मूवमेंट हो तो आपस में स्मूथ मूवमेंट हो, कोई वेयर एंड टियर ना हो. सो सेम थिंग हैपेंस इन दी ह्यूमन जॉइंट्स आल्सो. सो ह्यूमन जॉइंट जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं, वहां पे एक कैप्सूल के अंदर रहती हैं, जिसको साइनोवियल कैप्सूल बोलते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड रहता है, साइनोवियल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, कार्टिलेजेस रहती हैं जो नरिश करती रहती हैं वो बोन एंड्स को, ताकि जितना भी आपका बोन का मूवमेंट हो, जितना भी आप मूवमेंट करें, वो जो दो बोन के एंड्स हैं आपस में ना मिले, एक गैप रहता है उनमें, राइट. वो गैप जो है आप जैसे जैसे कम होता जाएगा, वो बोन्स दोनों एंड्स मिलते जाएंगे, और जब मिलेंगे तो उनमें फ्रिक्शन होगी. जब फ्रिक्शन होगी तो ये दोनों एंड्स, दोनों बोन्स में वीर एंड टियर हो जाएगा, स्पर हो जाएगा, और एवरी टाइम व्हेन यू हिट द बोन यू विल फील पेन. आपके वो जो एरिया है वहां पे सूजन हो जाएगी, इसको आर्थराइटिस बोलते हैं. तो दिस इज हाउ आर्थराइटिस गेट फॉर्म. तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके बोन्स में हो सकती हैं. These are the most common problems, especially in elders. That's why we discussing these two problems. तो आर्थराइटिस भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं. पहले मैं इस पे बात कर लूँ, आपके ओस्टियोपोरोसिस पे बात कर लूँ, उसके बाद आर्थराइटिस पे आता. आर्थराइटिस भी, सॉरी, ऑस्टियोपोरोसिस भी दो तरह का हो सकता है, राइट. एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. जहाँ प्राइमरी आर्थराइटिस वो है जहाँ पे कोई भी सिस्टमिक काज नहीं है, कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप एज के साथ साथ होता गया, कोई बीमारी नहीं थी, कोई दवाई नहीं खाई थी आपने जिसकी वजह से ये बढ़ गया, अपने आप हो गया. ये दो तरह से होता है. प्राइमरी भी दो तरह से. एक पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में, जहाँ एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है वुमेन में, वहां पे प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है. और दूसरा एजिंग के साथ, सनाइल जिसको बोलते हैं, एजिंग के साथ जब आपकी हड्डियों में वेयर एंड टियर होना शुरू हो जाए, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर से ना हो, तो तब जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसको प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, फीमेल में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एस्ट्रोजन. तो ज्यादातर ये विमेन में होता है. 5 से 20% विमेन जो है, जो 60s में पहुंचती है, आफ्टर 50, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है, होता ही होता है. और इनमें विमेन में होने का रिस्क जो है वो 8 टाइम्स ज्यादा होता है मेन में, मेनली बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी. और जो इसी में प्राइमरी का जो दूसरा टाइप है वो है सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, जो मेन में और विमेन में दोनों में हो सकता है. वंस दे हिट 60 इयर्स ऑफ देयर एज, इसके बाद दोनों में होना शुरू हो जाता है. ये क्यों होता है? हमारे शरीर में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती अच्छे से. कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन डी. जब हम विटामिन वाला डिस्कशन कर रहे थे उस दिन हमने डिस्कस किया था कि विटामिन डी होना शरीर में जरूरी है, ताकि हमारे शरीर में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके.
और जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी उनके शरीर में अच्छे से कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। कैल्शियम की कमी होगी तो ऑब्वियसली बोन की दिक्कतें होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि मैं तो दूध अच्छे से पीता हूँ, मैं तो कैल्शियम के कैप्सूल भी खाता हूँ, कैल्शियम की मेंटेन करके रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बोन्स कमजोर क्यों है? इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बराबर से नहीं होगी, और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो कैल्शियम जो आप खा रहे हैं वो एक्सक्रीट हो जाएगा, वो शरीर में अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। राइट, तो जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी है उनको बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम जब भी आपको कोई बोन पेन आप लेके जाएं क्लिनिक में डॉक्टर के पास, तो वो आपको कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी ऐड करते हैं, या फिर आपको विटामिन डी का टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे, ताकि अगर वो कम है तो उसको कमी को पूरी की जा सके। एक दो चीजें हैं विटामिन डी में। एक तो आपके शरीर में डेफिशिएंसी है जो मोस्टली सबके शरीर में होती है, स्पेशली इंडियंस में। और दूसरा आपको एक मेंटेन करके रखना है डेली का। तो पहले तो मुझे डेफिशिएंसी खत्म करनी है, जो डेफिशिएंसी थी उसको खत्म करना है, और उसके बाद रोजाना उसको मेंटेन करके रखना है। इसलिए जो कैल्शियम वाला जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें हाई क्वांटिटी में आपको कैल्शियम दिया जाता है। जैसे 60,000 यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स में उसको काउंट करते हैं। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के कैप्सूल या सैशेट या जेल टाइप का टैबलेट, ये सारी आपको हफ्ते में एक बार लेने के लिए कहा जाता है, और 8 हफ्ते आपको लेना होता है वो। और जब आप 8 हफ्ते ले लेते हैं, इसका मतलब आपने लोडिंग डोज कर लिया अपने शरीर में, जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी कर ली। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आपको 4 महीने और महीने में एक बार लेने के लिए बोला जाता है। तो हमारे शरीर में एक तो डेफिशिएंसी है, उसको पूरा करना है, और उसके बाद उसको मेंटेन करके रखना है। और अगर मेंटेनेंस भी नहीं होगी तब भी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बराबर नहीं हो पाएगी। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोन हेल्थ में। तो कैल्शियम आप चाहे ले रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मोस्टली डाइट में अवेलेबल होता है, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट में तो कैल्शियम होता ही है। दूध हम लोग ज्यादा पीते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खा रहे हैं, या फिर हम ऑन एंड ऑफ कैल्शियम की टैबलेट लेते रहते हैं। तो कैल्शियम जो है मोर और लेस आपके शरीर में जितना रिकमेंडेड है 1000 mg के करीब पर डे, वो आपको पूरा मिलता रहता है। लेकिन कैल्शियम अकेला काम नहीं कर पाएगा जब तक आपके शरीर में विटामिन डी ना हो। तो इसलिए दोनों का आपका शरीर में डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर अमाउंट में होना चाहिए, ताकि दोनों आपस में फंक्शन कर सके। दूसरा, हमने उस दिन विटामिन वाली डिस्कशन में डिस्कस किया था कि जो विटामिन डी का एक्टिव जो मॉलिक्यूल है 25 डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी थ्री, तो विटामिन डी थ्री है, और फिर उसका एक्टिव फॉर्म में आता है जो एक्चुअल में फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में। वो किडनी, जब किडनी में जाता है तो किडनी उसको एक्टिव करती है। तो किन्हीं किन्हीं लोगों में जहाँ किडनी का दिक्कत हो, उन लोगों में विटामिन डी प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर पाता। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा विटामिन डी लेना पड़ सकता है, या फिर जो किडनी का कॉज है उसको दूर करना पड़ेगा, ताकि आप विटामिन डी का प्रॉपर फंक्शन करा सके शरीर। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन डी का, स्पेशली इन प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस जहाँ पे आपका जो अपने आप जो बोन जो है डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है ड्यू टू दीज फैक्टर्स। जो विमेन में है उनमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। उनका जो ट्रीटमेंट है वो पहले तो कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट देके हम शुरू करते हैं कि बराबर कैल्शियम 1.2 ग्राम पर डे ले लें, विटामिन डी थ्री 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लिया जाए। एक्सरसाइज रेगुलर करें, जो फॉल्स हैं उसको प्रिवेंट करें। जो चीज़ें आपको आपके फॉल्स को इन्हेंस कर सकती हैं डे टू डे लाइफ में, उसको प्रिवेंट करें। एंड स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल को बंद किया जाए। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल को कम करने के लिए बोला जाता है इन फीमेल्स, इन मेल्स आल्सो, लेकिन क्योंकि फीमेल में जल्दी शुरू हो जाता है तो वो जल्दी डॉक्टर के पास आ जाती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपके बोन्स को वियर एंड टियर कर रही हैं, वो है आपका ओवरवेट। राइट, तो जो लोग अपने हाइट के हिसाब से ओवरवेट है, जो लोग अपने स्केलेटल स्ट्रक्चर के हिसाब से ओवरवेट है, उनमें ये बोन की दिक्कतें ज्यादा होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर मेरा जॉइंट जो है वो 20 किलो वजन उठाने के लिए बना है, राइट, हर एक जॉइंट की हर एक उसकी लंबाई
और उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कैपेसिटी होगी कोई वेट उठाने की। अगर मेरे नी जॉइंट जो हैं वो 50 किलो वजन उठाने के लिए बड़े बने हुए हैं, और अगर मैं उस पर 80 किलो वजन डाल दूं और वो भी कांस्टेंट रहे काफी सालों तक, तो वो अपने आप ही गिव अप कर देगा। वो जॉइंट अपने आप ही गिव अप कर देगा। वो जॉइंट के जो अंदर गैप था, ऐसे जो बीच में थोड़ा सा दो बोन्स के बीच में गैप था, वो गैप अपने आप बंद हो जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ओवरवेट होना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है आर्थराइटिस का और ऑस्टियोपोरोसिस। तो जिन जिन लोगों में वेट ज्यादा है, सबसे पहले अपना वेट अपनी हाइट के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए कि मेरा एक्चुअल वेट मेरी हाइट के हिसाब से कितना हो, जिसको बोन मास इंडेक्स बोला जाता है, बीएमआई बोला जाता है। बहुत इजी है कैलकुलेट करना। आप अपने फ़ोन में एक ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बीएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी हाइट डालनी है, अपनी एज डालनी है, एक आधी चीज़ और पूछते हैं कि कौन सी रेस है क्या है, तो अपने आप आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आपके शरीर के हिसाब से, आपकी बनावट के हिसाब से आपको इस रेंज में होना है, 50 से 60 किलो की रेंज में होना है, 50 से 55 की रेंज में होना है। ये आपकी नॉर्मल रेंज है जो हर एक इंसान की वेरी करेगी। तो अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं तो कोशिश करिए फिर कम करने की, एडुकेट प्लान बनाइए। वेट लॉस भी एक दिन में नहीं होता। जो भी आपको डाइट वाले डाइटिशियन या डॉक्टर या कोई भी तीसरा आदमी अगर बोलता है कि मैं महीने में 5 किलो कम कर दूं, महीने में 10 किलो कम कर दूं, ऐसा होगा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप वेट लॉस ग्रेजुअल होता है, और द बेस्ट वे टू लूज वेट इज ग्रेजुअल वेट लॉस। जो जो ग्रेजुअली आप लूज करेंगे वही आपके लिए फायदेमंद है। एकदम से वेट लूज कर देंगे तो आपके लिए नुकसानदायक। तो वेट कम करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। और फीमेल में जहाँ पे ये चीजें काम नहीं करती, देन वी गिव देम सर्टेन मेडिसिन टू रिप्लेस एस्ट्रोजन, और नॉन हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं, जैसे बिसफॉस्फोनेट नाम से टैबलेट कंपाउंड की टैबलेट होती हैं, वो हम दे सकते हैं। उससे आपको जो एस्ट्रोजन की वजह से कमी हो रही है वो आपकी वापस रिप्लेस हो जाएगी, और आपकी बोन हेल्थ जो है वो बेटर होना चाहिए। कुछ मेडिसिन हैं जो सेकेंडरी, जो इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस शरीर में होता है, देयर आर सर्टेन मेडिसिन दैट कैन कॉज इट, देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट कैन कॉज इट। तो सबसे पहला तो हार्मोनल इम्बैलेंस। कुछ लोगों में कशिंग सिंड्रोम या दूसरे सिंड्रोम, आई एम श्योर हमारे एल्डर्स में ऐसा नहीं है, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। so that hormonal imbalance is not there, so that is not a causative factor here. जो कैंसर है, कैंसर कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस इन सम पेशेंट्स। ड्रग्स है, सर्टेन ड्रग्स जो स्टेरॉइड पे है, लंबे समय तक स्टेरॉइड्स पे है, उनमें ये दिक्कत हो सकती है। जिनको कैंसर है और उनको कीमोथेरेपी चल रही है, उनमें ये दिक्कत हो सकती है। सीजर डिसऑर्डर जो है, एंटी सीजर मेडिसिन पे जो लॉन्ग टर्म पे है, उनमें ये दिक्कत हो सकती है। और कुछ जो हार्मोनल थेरेपी पे हैं, उनमें ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन इज वन सच फैक्टर। जिनमें न्यूट्रिशन बराबर नहीं है, जिन बच्चों में बचपन से ही न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है, या बड़े होके उनकी न्यूट्रिशन में कमी होगी, उनमें दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे कॉज हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि मेरे मेरे अंदर क्या दिक्कत है, इनमें से, इन सारी दिक्कतों में से मेरे अंदर क्या दिक्कत हो रही है। क्या मेरी डाइट में कोई कमी है? क्या मेरे हार्मोन में कोई कमी है? क्या मेरे विटामिन डी में कोई कमी है? क्या मेरा वेट ज्यादा है जितना होना चाहिए? क्या मैं एक्सरसाइज बराबर नहीं कर रहा हूँ? तो ये 5-6 मेन मेन रीजन है। इसमें से जो रीजन आप पे फिट बैठ रहा है, वी कैन फाइंड आउट इजिली अपनी लाइफ स्टाइल देख के, अपनी लाइफ रूटीन देख के। तो जो रीजन फिट बैठ रहा है उस रीजन को करेक्ट करेंगे तो हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रांग रहेंगी, जो हेल्दी रहेगी। कमिंग बैक टू आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का बात करें वापस, दो तरह का आर्थराइटिस होता है। एक जो ऑस्टियो आर्थराइटिस और दूसरा रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये दो मेन है, और भी तरह के होते हैं। ये दो मेन है जो ज्यादा प्रेवलेंट है, जो आफ्टर सर्टन एज हो सकते हैं। ऑस्टियो, इसमें भी ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो ज्यादा कॉमन है। ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब जो वेयर एंड टियर की वजह से होना शुरू हो गया, जो आपने अच्छे अपने बोन्स का ख्याल नहीं रखा, इसकी वजह से होना शुरू हो गया। जैसे वजन बढ़ गया, जैसे हमने डिस्कस करा, जो आर्थराइटिस है, जो जॉइंट है, मैं आपको पिक्चर एक दिखा के बताने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड।
मैं एक आपको नॉर्मल हेल्दी जॉइंट और आर्थराइटिस वाले जॉइंट में पिक्चर दिखा के डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन. Yeah. So if you can see on the left side, I'll just enhance it. बढ़ा देता हूँ. The left side, you have a healthy joint. This is a finger joint. So I have taken one example. There are a lot of joints in the body. I've taken just one example. So जो healthy joint है, it looks somewhat what you can see on the left side of the picture. So you see दो बोन मिले हुए हैं, लेकिन still there is a space in between them, and that space is occupied by you can see a blue color fluid. It's just a representation. So that space is occupied by some grease, some fluid, को synovial fluid बोला जाता है. And over the joint ends there you can see a small cushion. एक कुशन जैसा है जो कार्टिलेज है, जो अगेन कुशन जैसा ही एक्ट करता है. जब आप कोई बोन का मूवमेंट कर रहे हैं तो ये जब मिलता है तो इट टेक्स ऑफ द प्रेशर, इट अब्सॉर्ब्स द प्रेशर एंड यू डोंट फील वेरी जर्की मूवमेंट इन द जॉइंट्स. सो दिस इज हाउ अ हेल्दी जॉइंट लुक्स लाइक. सो दोनों बोन्स के बीच में गैप होगा और वो गैप में फ्लूइड फिल्ड होगा और बोन्स के एंड पे कार्टिलेज कुशन होगा. So if your joint is healthy, it will look like this. But over the time with osteoarthritis, the middle picture, how it looks like. So देखें now the gap जो है वो कम हो गया है, जितना गैप पहले था वो कम हो गया, and जो उसके अंदर फ्लूइड था वो भी कम हो गया. फ्लूइड भी कम हो गया और जो कुशन दे रहा था कार्टिलेज वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया. नाउ दी वन साइड ऑफ दी जॉइंट, वहां पे बोन्स दोनों मिल रही हैं. तो जहां जहां बोन्स मिल रही हैं, जब जब वो मूवमेंट के साथ मिलेंगी उनके बीच में फ्रिक्शन होगी और दैट साइड ऑफ द बोन, उसमें बोन टूटती जाएगी, वहां पे स्पर बनते जाएंगे, नुकीली होती जाएगी. राइट. अगर कोई मैं हार्ड सरफेस को ऐसे ऐसे बार बार फ्रिक्शन करूंगा तो उनकी सरफेस जो है वो खुरदरी हो जाएगी, वहां से चीजें जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस. सो नाउ अगर मेरा बोन जॉइंट ऐसा है तो एवरी टाइम व्हेन आई मूव, अगर मेरे नी जॉइंट ऐसे हो गए तो जब भी मैं उठने की कोशिश करूंगा, मेरे मेरे जो जॉइंट है वो ऐसे है, अभी परपेंडिकुलर है. राइट. तो जब भी मैं उठने की कोशिश करूंगा ये 90 डिग्री पे आ जाएगा, और जब 90 डिग्री पे आ जाएगा तो दोनों बोन के अंदर फ्रिक्शन होगी, दोनों बोन जो है वो जोर से एक साथ लगेंगी, उस समय मुझे बहुत ज्यादा पेन होगा. सो दैट्स वाई जो आर्थराइटिस जिनको होता है, जब वो उठते हैं, जब बैठते हैं, जैसे ही उनके जॉइंट्स मूव करते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ पेन, और ओवर द टाइम दिस पेन कॉजेज स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन. तो इसलिए आपके घुटने सूज जाते हैं, जहां जहां आपको आर्थराइटिस होगा वो सूज जाएगा, वो एरिया सूज जाएगा. तीसरी वाली जो पिक्चर है, यू कैन सी इट्स अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पिक्चर. इसमें यू कैन सी द बोन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, दोनों एंड्स जो है बोन के वो साथ में फ्यूज हो गए. अब नाउ दिस इज नो मोर अ जॉइंट, दिस इज अ वन सिंगल स्ट्रक्चर, वन सिंगल बोन नाउ. सो अगर मेरा जॉइंट ही खत्म हो गया तो कैन इट मूव द वे इट वाज मूविंग अर्लियर? क्या इसमें लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मैं वो वाला रोटेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. इट बिकम्स वेरी स्टिफ नाउ. राइट. रूमेटाइड आर्थराइटिस यहीं पे बात कर लेते हैं क्यों होता है. इट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ये शरीर में अपने आप, इसका कोई कॉज पता नहीं है, अपने आप होना शुरू हो जाता है. यूजली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक एनी अदर डिसऑर्डर, आपके शरीर के अपने ही जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, WBC हैं, वो अपने ही सेल्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि आपके शरीर के अपने ही जो सेल्स हैं, डिफेंस वाले सेल्स हैं, इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, वो शरीर के अपने ही जो दूसरे सेल्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं, उनको खत्म करना शुरू कर देते हैं फॉर सम अननोन रीजन. तो रूमेटाइड आर्थराइटिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस. रूमेटाइड आर्थराइटिस में मोस्टली जो आपके जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं वो स्मॉल जॉइंट्स रहेंगे, आपके फिंगर्स के जॉइंट्स. राइट. आपके एल्बो जॉइंट्स, आपके टोज के जो बिटवीन टोज जो जॉइंट्स हैं वो मेनली अफेक्टेड रहेंगे. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बड़े जॉइंट्स मेनली अफेक्टेड रहते हैं. तो हालांकि दोनों में सारे जॉइंट्स अफेक्ट हो सकते हैं, बट मेनली ये वाले जॉइंट अफेक्ट होते हैं. तो नी वाले जॉइंट्स में दिक्कत हो जाएगा और दूसरे बड़े जॉइंट्स में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, हिप जॉइंट में दिक्कत हो जाएगा. तो जब ये सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं तो देन इनका सोल्यूशन क्या है?
तो इफ यू गो टू डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो यूजली वो कुछ टेस्ट रेकमेंड करते हैं आपको। तो सबसे पहले वो देखना चाह रहे हैं कि आपका जो बोन में दिक्कत हो रही है ये आपकी खुद की वजह से हो रही है, आपकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से हो रही है, या कोई और दिक्कत है। जब मैं नेग्लिजेंस की बात करूंगा तो देन अगेन आई विल इट कम्स टू दी डाइटरी पार्ट, कि जितना आपको चीजें खानी थी वो आपने खाई कि नहीं खाई, जितनी आपकी शरीर को रिक्वायरमेंट थी वो आपने पूरी करी कि नहीं करी, कैल्शियम आपने बराबर से लिया कि नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो क्या आपने कभी टेस्ट कराया कि मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी है कि नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि रूटीन टेस्ट कराते रहना चाहिए, साल भर में एक बार तो एटलीस्ट करने चाहिए बॉडी के टेस्ट, जिससे हमें पता चल जाए कि कैल्शियम बराबर है कि शरीर में कि नहीं, विटामिन डी बराबर है कि नहीं, दूसरे मिनरल्स बराबर हैं कि नहीं। फिर एक वो आर्थराइटिस के केस में वो आपका स्टैंडिंग एक्सरे करेंगे, आपको खड़े रख के एक एक्सरे करेंगे जॉइंट्स का, जिसमें देखेंगे कि उसमें जो जॉइंट के बिटवीन गैप जो है वो कम तो नहीं हो रहा। तो दैट विल इंडिकेट टुवर्ड्स आर्थराइटिस, कि वो बताएगा कि हम आप आर्थराइटिस की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, या ऑलरेडी आपको आर्थराइटिस हो गया है कि नहीं हो गया। फिर कुछ और अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं जॉइंट का, टू सी वेदर दी फ्लूइड बिटवीन द जॉइंट इज हैज बिकम लेस, खत्म तो नहीं हो गया, ये सारी दिक्कतें तो नहीं हो। तो राइट, ये सारे टेस्ट करेंगे आपके डॉक्टर, एंड देन बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट्स फर्दर आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इसके लिए? तो देखिए, इनिशियली तो आपको पेन है तो आपको पेन वाली मेडिसिन दी जाती है, नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती है, ताकि आपकी सोजिश कम हो, सोजिश कम हो तो आपकी पेन कम हो, राइट। कोस सॉरी आइस कोल्ड पैक जो है वो आप रख सकते हैं। सो बोन में कोई भी इंजरी हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो वी हैव टू फॉलो अ फार्मूला कॉल्ड राइस, RICE। नंबर R stands for rest, so you have to give rest, proper rest to your bone. I stands for ice, ice cold packs you have to apply on that certain area. C stands for compression, so you can tie it up, जो वो वाली ड्रेसिंग आती है हड्डियों वाली, जॉइंट वाली, you can tie it up for some time, compress it. एंड E stands for elevation, आपको अपने हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है। जब भी आप लेटे, आप अपने पैर के नीचे तकिया रख लें या कोई और चीज रख लें, ताकि आपके घुटना है जो ऊपर रहे, अगर घुटने में दर्द है। अगर आप बैठ रहे हैं कुर्सी पे तो सामने एक टेबल रख लीजिए जो जिसपे आप अपने पैर रख सकें। तो कोई पूछे क्यों आप ऐसे इनफॉर्मल बैठे हो, तो आप बता दो मेरे घुटने में दर्द है, नहीं तो लोगों को लगेगा कि थोड़ा एटीट्यूड में बैठे हुए लोग। तो आप कुर्सी पे बैठे तो सामने टेबल रख के उस पे अपने पैर रख लीजिए। तो राइस यू हैव टू फॉलो, रेस्ट, आइस कोल्ड कंप्रेशन, देन सी फॉर कंप्रेशन टाइट, उसको बांध पट्टी कर सकते हैं, एंड ई फॉर एलिवेशन, उसको ऊपर करके रखिए। अदर देन दैट, इन केस ऑफ आर्थराइटिस व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट योर डॉक्टर कैन डू इज, जैसे हमने डिस्कस करा कि आर्थराइटिस होने का रीजन क्या है, आपका जो अंदर साइनोवियल फ्लूइड, एक रीजन ये है कि वो फ्लूइड कम हो गया है, इसलिए अब उसको बराबर ग्रीस नहीं मिल रही आपके जॉइंट को। तो समटाइम्स डॉक्टर विल एडवाइस फॉर सर्टन इंजेक्शन जिसके अंदर वो ग्रीस वाला सब्सटेंस होगा, हाइलुरोनिक एसिड उसको बोलते हैं, वो उसके आपको इंजेक्शन वो इंजेक्ट करेंगे बिटवीन योर जॉइंट्स, एंड देन द अमाउंट ऑफ ग्रीस इन लेमन टर्म आई एम सेइंग that is needed for smooth functioning movement of the joint, that will be there, you will feel better. So for certain period your doctor will keep on giving you these injections over the time, just to avoid a bigger surgery, avoid a big surgery. बट देन जब एक टाइम आ जाएगा ये भी फंक्शन नहीं कर पा रहे, आपका बोन बिल्कुल साथ में लग गया, तो देन योर डॉक्टर विल एडवाइज सर्टन सर्जरीज। कुछ सर्जरी होती हैं जिसमें एक पार्ट ऑफ द बोन निकाल के वहां पे इम्प्लांट लगा देते हैं। इम्प्लांट मतलब जो उसी तरह का मिमिक करता है, वो पार्ट जो आपकी हड्डी है उसी के जैसे मिमिक करेगा, उसी के जैसे फंक्शन करेगा, लेकिन वो उसका जो सरफेस है वो नया होगा। तो वो वाली पार्ट निकाल के वहां पे इम्प्लांट लगा देंगे, सो दैट आपका जो जॉइंट है मूवमेंट वैसी पहले जैसी ही रहे। कुछ केसेस में जब अगर वो भी वर्क नहीं कर रहा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ अ डेज पीपल आर गोइंग फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। पूरा आप अपना नी जॉइंट निकाल के वहां पे आर्टिफिशियल जॉइंट जो होता है वो लगा देते हैं, देन इट वर्क्स एज ए नॉर्मल बायोलॉजिकल जॉइंट।
सो आप अपना पूरा जो खराब नी हो चुका है, नी जॉइंट हो चुका है, उसको निकालिए और उसकी जगह पे इम्प्लांट लगा लीजिए, जो आर्टिफिशियल जॉइंट होता है वो लगा लीजिए। इसका भी सक्सेस रेट आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। Many a people nowadays are going for knee replacement surgeries, either one knee or total both knees, bilateral knees. So if you have certain issues like that, I'm sure you must have gone through these surgeries, you must have read through these surgeries, आप ortho opinion ले चुके होंगे. If you have to ask me, don't worry about knee replacement surgery. It's a very common procedure nowadays, and doctors are very experienced, skilled nowadays to replace your knees, and the recovery period is very fast. Within a week you are able to do your daily functions, you are able to do your daily chores, एंड यू गो एंड द सक्सेस रेट इज वेरी गुड। 20-30 साल आपको पता ही नहीं चलेगा, आप नए आपके नीज जो है वो एकदम नए जैसे हो जाए। लेकिन आपने नी रिप्लेसमेंट कर लिया, आपका वेट फिर भी उतना ही है, आपका वेट कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, अगेन वो आर्टिफिशियल नी भी जॉइंट भी आपका गिव अप कर सकता है। तो यू हैव टू डू सर्टन प्रिकॉशन, यू हैव टू keep certain precaution, you have to keep certain things at a particular check, सो दैट अगर आप सर्जरी भी करा रहे हैं तो उसका सक्सेस होने का जो रेट है, सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाए। सो नंबर वन आप क्या कर सकते हैं, अपना वेट चेक करके रख सकते हैं। सो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आप करवा सकते हैं, जहाँ कई बार छोटे जॉइंट्स में हो जाता है तो वहाँ पे भी आप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, वहाँ पे भी आप सर्जरी करा सकते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में यू कैन बी गिवन सर्टन ड्रग्स जो वो डिजीज के प्रोसेस को स्लो कर देती हैं, डिले कर देती हैं, जिनको डीमार्ट्स बोलते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, मेडिकल मैनेजमेंट। उसमें मीथोट्रेक्सेट आ जाता है, आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो आजकल कोविड के ट्रीटमेंट के लिए भी दी जा रही है सर्टन टू सर्टन पेशेंट्स, नॉट एवरीवन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो इसलिए इसका ना अभी वो भी बढ़ गया है, इसका डिमांड भी बढ़ गया है। एक्चुअली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूजली हम यूज करते थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या मलेरिया वाले, क्लोरोक्विन मलेरिया वाले पेशेंट में। तो अब तो उसका मलेरिया का तो इतना प्रेवलेंस नहीं है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फिर भी लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन कोविड आने की वजह से वो सारा ड्रग का जो ट्रैफिक है वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो अभी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दे आर आस्किंग फॉर दिस ड्रग एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल। So just to tell you, giving you the connection with this. So rheumatoid arthritis के केस में भी ये दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है। It helps in slowing the process of that the progression of the disease. रूमेटाइड आर्थराइटिस का कोई क्योर नहीं है, जैसे डायबिटीज का कोई क्योर नहीं है, वैसे ही रूमेटाइड आर्थराइटिस का कोई क्योर नहीं है। ओनली थिंग यू कैन ट्राई टू कंट्रोल इट, स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। और जब आपके जॉइंट फ्यूज हो जाए, देन यू कैन परफॉर्म सम सर्जरी to replace that joint. Apart from that, what you can do at home to avoid these conditions, again I'll summarize what we have discussed till now. Number one, अपना वेट कंट्रोल करके रखें, जितना आपका बीएमआई आपको परमिट कर रहा है वेट रेंज, उस रेंज में रखिए। नंबर टू, कैल्शियम जितना आपको चाहिए शरीर में उतना आप लीजिए। नंबर थ्री, आप विटामिन डी की कमी ना हो शरीर में, उसको इन्वेस्टिगेशन करिए, उसको फाइंड आउट करिए, और अगर कमी है तो उसको पूरा करिए। नंबर फोर, आप अपने बोन्स, अपने जॉइंट्स की हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्टन activity, certain exercise you must do. Again, every time we discuss any topic, exercise comes out as a winner for that particular problem. So exercise you must do, it helps making your bone strong. Bone is like any other living tissue, bone is like any other living organ. जब चोट लगती है तो दर्द होता है, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको भी नर्व्स चाहिए। तो bone is like any other organ, bone is like any tissue. When you do exercise, it improves the function of bones, it improves the structure of bones, it improves the overall health of the bone. So every day you must do certain exercises for bone health. That is there. Certain food that you can eat that will help increasing the bone health, we have already discussed when we did the vitamin wala cheese. I will again tell you what food items that you can uh, eat in your daily day-to-day diet that improves bone health. कैल्शियम वाली चीज़ें
डेयरी फूड्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। आप डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, उसमें काफ़ी सारा कैल्शियम होता है। इट इंक्रीज बोन डेंसिटी। एक कप दूध में 300 मिलीग्राम के करीब आपका कैल्शियम होता है। एक कप योगर्ट में, प्लेन योगर्ट में 300 से 400 मिलीग्राम के करीब आपका कैल्शियम होता है। एक आउंस चीज पनीर में भी आपका 200 के ग्राम कैल्शियम होता है। फ्रोजन योगर्ट में 100 mg के करीब कैल्शियम होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट आप खा सकते हैं। नॉन डेयरी प्रोडक्ट, अगर आपको मिल्क अवॉइड करना है तो नॉन डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? बादाम में 70 mg के करीब कैल्शियम होता है। ब्रोकली में 40 से 80 mg के करीब कैल्शियम होता है। आपका अगर मीट खा रहे हैं आप, तो सैल्मन फिश में काफ़ी ज़्यादा 180 mg के करीब कैल्शियम होता है। सोयाबीन पका के खाने पे उसमें भी काफ़ी आप कैल्शियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ खाना आता है, फोर्टिफाइड फूड्स आते हैं आजकल, जैसे जूस, उसमें अगर कंटेंट वाले उस पे पोर्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कितने परसेंट कैल्शियम है, कितने परसेंट दूसरे मिनरल्स हैं। तो फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनमें ये सारा कंटेंट आजकल ऐड करके आता है। जैसे ब्रेकफास्ट में आप अगर कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी एडिड, बाहर से एडिड कैल्शियम दूसरे मिनरल्स होते हैं, दैट यू कैन हैव। ऑलवेज रीड दी कंटेंट वाला पार्ट, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, कितने परसेंट। तो ये सारी चीज़ें आपका कैल्शियम शरीर में कंसंट्रेशन बना के रखेंगे। जिन लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंस है, लैक्टोस जो हमने पढ़ा था कि मिल्क प्रोडक्ट में एक एंजाइम होता है जो कई सारे लोगों में उसका ब्रेक डाउन करने के लिए शरीर में एडुकेट एंजाइम्स नहीं होते, जिसको लैक्टोस इंटॉलरेंस बोलते हैं। वो लोग कम अमाउंट में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं। कुछ ऐसे मिल्क प्रोडक्ट आते हैं जो लैक्टोज फ्री होते हैं, जिनमें से लैक्टोज निकाल दिया जाता है। यू कैन आस्क फॉर सच प्रोडक्ट्स, यू कैन सर्च फॉर सच मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें से ऑलरेडी लैक्टोज निकाल दिया जाता है, दैट यू कैन हैव। इसके अलावा विटामिन डी किसमें होता है? एग्स में विटामिन डी होता है। फोर्टिफाइड फूड्स जैसे जो अब अभी हम पढ़ रहे बात कर रहे थे फूड्स की, जिसमें ऑलरेडी बाहर से विटामिन डी ऐड किया होगा। फैटी फिश में विटामिन डी काफ़ी रहता है। सनलाइट से आप विटामिन डी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यू कैन ईट टू इनहेंस द concentration of these minerals in your body. So this is about bone health. I hope we were able to put some light on how to keep bones healthy, how to keep what is arthritis. What is important to know? You should know what are these conditions. There are many different types of management available for these conditions. Surgical management, medical management, dietary management, physical management. But unless and until you know what is happening in your body, you'll not go for these management. So you need to understand दिक्कत क्या है और क्यों है। जब पता चल जाएगा दिक्कत क्या है और क्यों है, then there are lot of options available. If you can't do it yourself, approach a professional. डॉक्टर से मिलिए, डाइटिशियन से मिलिए, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, they'll give you certain solutions for that. Don't live with pain. The only thing is that maintain quality of life. पेन के साथ हमें नहीं रहना है। पेन रहेगा अगर उठने बैठने में तो फिर आपका लाइफ क्वालिटी चला जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगा। देयर आर सॉल्यूशंस फॉर दिस, वी शुड गो फॉर दैट। सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक। लेट्स टेक क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। सुरेंद्र जी म्यूट है। इतना अच्छा समझा दिया आपने, इतना अच्छा समझा दिया कि डाउट की बहल कहीं नौबत ही नहीं है अभी। थैंक यू सर। Although in the morning also we had the same type of session, नी के ऊपर ही था, नी जॉइंट्स के ऊपर। मेरा एक पॉइंट उनके साथ था कि अगर जब चौकड़ी मारते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है जिसको नीज की प्रॉब्लम होती है। तो आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट कि कौन सी बोन किसके साथ टकराती है, क्योंकि यू आर एबल टू डू अबाउट 60% आपकी चौकड़ी लग जाती है, 80% तक लग जाती है, पर 100% चौकड़ी लगनी जो है बहुत मुश्किल होती है। तो आई जस्ट वांटेड टू नो इट कि कोई अगर ऐसी पिक्चर हो जिससे ये पता चले कि कौन सी हड्डी कहाँ पे टकरा रही है, सो दैट वन कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। Just imagine sir, I'll just ask you to imagine two things. आपकी टांग को इमेजिन करिए, जो नी है एक बोन उसके ऊपर है, राइट, और नीचे दो बोन, टिबिया एंड फिबुला। ऊपर जो आपकी बोन है वो फीमर है, और बीच का जो जॉइंट है उसको नी जॉइंट बोलते हैं। I'll just show you this again, picture again so that you understand it better. Just give me a second.
Yes, I'm sharing this picture with you. So this is our knee joint. Can you see? हाँ जी. So you see there are two bones, basically ऊपर वाली bone और नीचे वाली. तो आपकी thigh bone और आपकी shin bone, दो bones हैं जो जिनका ends जो meet कर रहे हैं knee joint पे. और ये bone का जो movement है, you see there is 90-degree movement, and when I tilt it, there is 180-degree movement also. And then आप depend upon your flexibility in early age, you can bend your knees. जितना भी जब आप बैठते हैं, चौकड़ी डाल के बैठे या आप सीधे होके बैठे, तो depend upon your flexibility, your knee joint can move till that extent, till that degree. Now whenever you are moving your joint, there is always certain amount of space in between. There is always certain amount of gap in between, and the movement is supported by the ligaments and tendons. जो साइड में ligaments रहते हैं और tendons रहते हैं जो bone को जोड़ के रखते हैं, they support the movement. They are very flexible cartilages. They are very flexible tissues. So अगर मैं movement करूंगा तो वो उनमें elasticity इतनी होती है कि वो flex होते जाते हैं. And they tend to always maintain a gap between these two bones. But with arthritis, when this gap decreases, अब जो gap था वो कम हो गया. Now if I move to any angle, there is a tendency that my bones will meet somewhere. These ends of bones will meet somewhere, maybe at 90-degree angle, maybe at 60-degree angle, maybe at 50-degree angle, maybe at 180-degree angle. So at whatever angle, depending upon the severity of the arthritis, wherever these ends of bones will meet, जहाँ पे भी ये टकराएंगे, then you will start feeling pain. There will you start feeling pain. So that will depends upon आप किस stage पे हैं arthritis की, कितना बड़ा हुआ है. तो that also will determine आप कितनी कौन सी position में बैठ सकते हैं. आप चौकड़ी डाल के बैठ सकते हैं, या आपको पैर सीधे करके बैठना पड़ेगा, या आप पैर नीचे रख के उस पे टिल्ट होके बैठ सकते हैं. So that will determine the extent of arthritis and where, in which angle, in which degree of angle your bones are meeting. So if you want to evaluate that, if you are feeling pain, अगर आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं नी जॉइंट का, कहीं पे भी किसी डिग्री पे भी पेन है, तो यू शुड गो फॉर इवेल्युएशन. डू द एक्सरे, एक सिंपल टेस्ट होता है, एक्सरे कर ले. दैट विल शो यू द गैप बिटवीन द जॉइंट्स. आपको पता चल जाएगा कि गैप कितना कम हो रहा है, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली द डॉक्टर विल गिव यू एन इम्प्रेशन कि अब आपका नी का जो रोटेशन है कितने डिग्री पे हो सकता है, कितने डिग्री पे आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी. So that you can. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. जी सुरेंद्र जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, ये कार्टिलेज क्या है? इज इट ए बोन, मसल और फ्लैश? So cartilage is a tissue, bony tissue. Basically we call it a bony tissue. जब हम पैदा होते हैं तो we have lot of cartilage in the body and less bones, and over the time many these cartilages get strong enough, get fused together enough to form a bone, but some cartilages still remains around the bone to perform certain function which are provide cushioning to the bone. So these act as a spongy tissue. तो if you have a, घर में बर्तन साफ करने के लिए अगर आप वो एक स्पॉन्ज जो होती हैं, if you see that if you compress it, it will compress. अगर उसमें pressure डालेंगे it will compress. It will act as a shock absorber. So these are there between bones at the ends of the bone or other various parts of the bone that will act as a shock absorber. ये bone की flexibility को बढ़ाने में काम करेंगे, ये bone को friction आपस में टकराने में avoid करेंगे. So this is how this tissue anatomically, structurally looks like. So it's basically a spongy tissue. एक डॉक्टर साहब, आपने मेरे दूसरा जो क्वेश्चन है उसका कुछ आंसर तो शायद आपने पहले ही दे दिया है, बट जस्ट टू क्लैरिफाई फर्दर थोड़ा सा आपसे पूछूंगा कि जो एक्सरसाइज आपने बताया है कि इट विल हेल्प आवर जॉइंट्स आल्सो. नाउ वॉकिंग मींस द मैन इज स्टैंडिंग वर्टिकल एंड देन वॉकिंग, and the whole weight comes on the knee joint of both the joints.
and walking, the movement is also there with pressure. Pressure of the entire body is on the knees. Now, you have explained already that because of walking or because of exercise, bones get strengthened. But at the same time, we are also increasing wear and tear by walking. How I mean, this contradiction is resolved? Yes, very good question, sir. Thank you for asking. So, whatever bones and joints जो हमारे शरीर में बन रहे हैं, they are getting formed for certain purpose, certain objectives. So कुछ bone का objective protection, as we discussed earlier, some bones are there to protect certain organs. Some joints are there to perform certain functions. So joints, basically, why we have joints? So that we can move something in a particular rotationally manner in a particular degree. So the joints are basically formed only for your mobility. So जो joints बन रहे हैं वो आपके Sorry, mobility के. your Hello, voice is not there. can you hear me now, Can't hear sir? you. अभी आ रही है सर आवाज? Hello, So, hello. Very Hello. loud and clear. शांति आ रही है उन्होंने। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? अभी हाँ, अभी आवाज आ गई आपकी. Yeah. So I was saying कि these joints बने ही इसी purpose के लिए हैं, so that you can walk, so that you can run, so that you can do certain exercises. But there is an extent to it. There is some limitation to it. I can do my walking very well. I can do my running very well with the amount that is permitted for this joint, the amount of weight that is permitted for this joint. So my joint जो बना था उसकी जो capacity थी, capability थी मेरी running करने की, मेरी walking करने की, वो थी मेरे, अगर मैं अपनी height के हिसाब से बात करूँ तो वो थी मेरे 65 किलो वजन उठा के करने की. So if I maintain my weight around 60-65 kg, I can walk, I can run, I will not have other problems unless there are certain other issues. So I will not have those problems because my joints are formed for this. My joints are बने ही इसलिए हैं ताकि मैं ये वाले particular चीज कर सकूं. But once I go up that weight, मेरा 70 kg हो गया, 75 kg हो गया. Now if I walk, then I am doing a bad thing to my joints. तब मेरे joints के लिए वो खतरनाक है, तब मेरे joints पे वो बुरा प्रभाव करेगी. अगर जो लोग overweight है उनको walking, उनके लिए walking जितना हेल्प कर रही है उतना हो सकता है बोन्स के लिए नुकसान भी कर रही है. जितना रनिंग उनको हेल्प कर रही है दूसरी चीजों में, हो सकता है उनकी बोन्स को नुकसान भी कर रही है. एंड फॉर श्योर आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम they will not be able to run that much, they will not be able to walk that much. So to answer your question, my joints are made for these purposes. My joints are made for these exercises. My joints are made for these particular exercise. Because as a human being, if I am not able to walk, I'll not be able to survive. Early जो survival जो requirement थी, one of the requirement was to go hunt your food. So if I'm not able to walk, if I'm not able to run, that time I would not be able to survive. So to do that particular activity, my bones come together and made joints. So वो बना ही इसीलिए. लेकिन उसका मैं जो फायदा उठा रहा हूँ या मैं unintentionally उसके साथ जो गलत कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मैं उस पे वजन जितना वो उठा सकती थी उससे ज्यादा डाल रहा हूँ. अब अगर मैं वॉक करूंगा, रनिंग करूंगा तो yes, definitely my joints now will start getting wear and tears. They will now start getting problems. They will now start having issues. So summary of your answer is that if a fat person or overweight person wants to walk, he should first try to reduce his weight to get maximum gain. Reduce weight, yes, but then you'll say कि weight reduce कैसे होगा, physical activity नहीं करेंगे तो कैसे होगा. So right. So then you have to limit your exercises. So अगर आपका weight ज़्यादा है तो then you cannot lift more weight. So already आपके joints पे certain weight is there. Now you lift 50 kg also on your shoulders, so weight ज़्यादा हो गया. So then you cannot do this exercise. Then you cannot run very fast. So then you have to find alternate exercises
that support weight loss but also does not cause problem to your joints. So yes, still you'll be doing exercise, but then that exercise has to be different. Doctor, what is the difference between a ligament and tendon? So one joint one function is that एक का काम है bone to bone connection करना, और एक का काम है मसल को बोन के साथ कनेक्ट करना. अच्छा. Ligament is muscle to bone. So ligament connects bone ligament connects bone to bone. So ligaments जो है वो आपके bone to bone connection जो मान लीजिए आप दो वो लेके आए, मेटल रॉड लेके आए हैं, और एक पतली तार है जो तार आप उसके आगे सराउंडिंग में बांधते हैं ताकि वो मेटल रॉड साथ में कनेक्ट हो सके. तो दोज आर लिगामेंट्स, दे कनेक्ट बोन टू बोन. एंड जो टेंडन है वो मसल को आपके बोन के साथ कनेक्ट करके रखे. What is the difference between a rheumatologist and an orthopedic doctor? Okay, so rheumatologist is a further extension of this degree. It's a further specialization after MD ortho. तो जो आर्थो लोग करते हैं, आर्थोपेडिक्स में MD करते हैं, उनकी एक जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है वो रिमेटोलॉजी है. वो आगे चल के रिमेटोलॉजी में फर्दर स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज रिमेटोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं. तो वो आपका नॉर्मल जो आर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स हैं उनसे डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है वो आपके एज के साथ हो रहा है या आपके वीर एंड टेयर के साथ हो रहा है, लेकिन जो रूमेटाइड आर्थराइटिस हो रहा है वो शरीर के अपने ही सेल आपके शरीर के खिलाफ लड़ रहे हैं. तो देन यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू टैकल दैट. देयर इज अ डिफरेंट स्टडी फॉर मैनेजमेंट ऑफ सच डिसऑर्डर्स. सो रूमेटोलॉजी जो है एक फर्दर एक्सटेंशन है इस फील्ड में जो आप एमडी करने के बाद डीएम कर सकते हैं. Can a patient find out difference between rheumatic pain and orthopedic pain in his knees? Yes, most of the time yes, because rheumatic arthritis can happen at any age, especially in 30-40 years के एज में भी rheumatic arthritis हो सकता है आपको. जो osteoarthritis है usually happens after 50 years of age. So one difference is that osteoarthritis majorly टारगेट बिगर जॉइंट्स, बड़े जॉइंट्स को टारगेट करता है, जैसे आपके नी जॉइंट्स हैं और हिप जॉइंट्स हैं उनको टारगेट करता है. रूमेटाइड आर्थराइटिस मेनली टारगेट योर स्मॉल जॉइंट्स, जैसे आपके फिंगर जॉइंट्स हैं, जैसे आपके टोज जॉइंट्स हैं. तो ये सारी जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं दैट यू कैन फाइंड आउट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस. आल्सो रूमेटाइड आर्थराइटिस कैन बी जेनेटिक. सो आपके माता पिता को था या ग्रैंडफादर को था, आपको भी हो सकता है. Right. Also, rheumatoid arthritis is like a diabetes. It is a center point. It can cause various other problems. So osteoarthritis will be a problem around your joints only, but rheumatoid arthritis can cause cardiac issues. Rheumatoid arthritis can cause skin disorders. Rheumatoid arthritis can cause kidney disorders. So a lot of other disorders can also happen with rheumatoid arthritis. That is why there is a special branch for rheumatology. Thank you, Doctor. Welcome. Any other question on this topic today? मैम आप कुछ बोल रही हैं? Let me unmute. कुछ बोल रहे थे मैम? Fine, sir. Thank you so much. Thank you so much. Great. So if I have to advise you both, I'm not targeting anybody here. I'll just say that lose weight. Weight loss would be the one such management that will help keeping your bones healthy. That will help you in lot of other ways. Keep your chronic disorders at bay. So lose weight. डॉक्टर साहब कुछ पतले दुबले आदमियों को वेट गेन के लिए भी एडवाइस कर दीजिए. मेरे को कोई दिखता ही नहीं पतला दुबला आदमी यहाँ पे. पतला दुबला आदमी all of us are very healthy people. So हाँ, अगले सेशन की एक एक्टिविटी आप मैं बताऊंगा आपको करने के लिए. सब लोग अपने अपने फोन में BMI कैलकुलेटर जो है वो डाउनलोड कर लीजिए. ऐप स्टोर पे जाइए, BMI टाइप करिए और उसको डाउनलोड करके
उसमें जो डिटेल पूछते हैं बहुत सिंपल है उसको डिटेल फिल करना। अपनी डिटेल्स ऐड करिए और नेक्स्ट जब हम आएंगे तो प्राइवेटली भी आप मेरे को चैट में बता सकते हैं, अगर ओपनली नहीं बताना चाह रहे तो अपना अपना BMI मुझे बताइएगा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि कितने हमारे एल्डर्स हैं जो नॉर्मल वेट रेंज में आ रहे हैं, कितने ऊपर जा रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं। So then accordingly we'll tell the management for that. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मजा आया। ठीक है। So अगला मंडे से क्या टॉपिक्स हैं? आई थिंक हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए। जैसे सुरेंद्र जी कल बोले थे हमें डॉक्टर ही ना बन जाए कहीं डॉक्टर तो नहीं बनेंगे खैर, लेकिन आई थिंक और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो जिन पे आप बात करना चाहें तो आप अपनी अपनी सजेशंस दे दें ताकि आई विल टेक अप दोस सेशंस। कोई आपका कोई सेशन जिस पे आप चाह रहे हैं बात करना तो मुझे बता दीजिए, I'll speak on it. So this you can tell me today, tomorrow, anytime. या हमारी टीम को बता देंगे, that then also I'll pick up. Great. So I'll end up session today. Wonderful having you all. अभी तो आदत सी बन गई है सुबह उठ के बात Thank you so much. Thank you, Ji. Have a good day, sir. Take care. Thank you. Wonderful, sir. Beautifully. Thank you, sir. Thank you. बैटरी 15% रहेगी। हैं? बैटरी 15% रहेगी। अंदर तो कैल्शियम हो गई। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? मैं तो खाली करती तो करके तो अड़े क्यों थोड़ा ਕੋਈ ਟਾਈਮ डर नहीं हूँ टूट के खा फिर बाद में बुला के रिपोर्ट कर मैं खानी हूँ बट नेक्स्ट है फिर तुम दस ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਸੇ बैठे ना Thank you.